खुशामदीद शरीफ शो में आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे समझ नहीं आ रहा उमर भाई, आपने जो तमहीद बांधी, जो अल्फाज आपने, मुझे समझ नहीं आया। आई एम थैंकफुल टू यू। अब क्या कहूँ? क्या आपको अफसोस हुआ इन बातों? हैरत हो रही है और खुशी हो रही है। और तो मैं आपके मुतालिक तो बात नहीं कर रहा था, वो तो मैं तलत हुसैन साहब का जिक्र कर रहा था। यार मैंने कैसर भाई आपको जब भी देखा है अच्छे कामों में हमेशा मैंने आपको आगे आगे देखा, फर्स्ट रो में देखा है, और अभी भी पिछले में दिनों से देख रहा हूँ। क्योंकि देखिए जब कोई मुश्किल होती है ना उसमें पार्टिसिपेट करना मेरा ख्याल है ये नेचर की वजह से आदमी करता है। दो ही बात होती है, नेचर की वजह से करता है या फिर उसको कवरेज के लिए करता है कि यार मैं इससे कवरेज ले लूँ, कोई सोसाइटी में लोग मुझे अच्छा समझने लगे। लेकिन अगर जो कोई बगैर कवरेज के कर रहा होता ना, जो अपने माइल्स नहीं लिखवा रहा होता, काउंटिंग नहीं करवा रहा होता, वो आदमी जो होते हैं ना वो बड़े सच्चे लोग होते हैं। मैंने जो मिसाल दी ना कि एक दरख्त जो होता है जितना ज़रूरी इन्होंने कहा दरख्त है और उसके फ़वाइद क्या हैं, तो वो शख्सियत भी एक दरख्त होती है, उसकी भी एक छाँव होती है, उसकी भी करैक्टर की एक छाँव होती है, उसके अंदर भी फूल खिले होते हैं शख्सियत में। जैसे आपके अंदर माशाल्लाह खिले हुए हैं, भाभी में खिले हुए हैं कि अब तक तकरीबन 2-3 लाख दरख्त लगा चुकी है माशाल्लाह। मैं तो एक ज़माने में इनसे इतना डर गया था कि हमें सुपर हाईवे पे डाकुओं ने पकड़ लिया, बोले पैसे दो। मैंने कहा भाई पौधे के पैसे हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने इन पैसों के पौधे लगवाने थे। मैं आप ले लें लेकिन एक पौधा लगवा दीजिए, चाहे वो डाकुओं का लगाया हुआ पौधा है, देगा ऑक्सीजन ही वो, तो मसला नहीं। ये सिर्फ भाभी की वजह से किया मैंने कि भाभी ने मुझे मोटिवेट इतना किया, इतना मुझे वो कर दिया। तो आज भी आपसे मुलाकात में मेरी गुफ्तगू आपसे इसी पे रहेगी कि इस हवाले से आप हमें क्या बता पाएंगे कि आप इस वक्त किस राब्ते से चल रहे हैं, किसी एनजीओ के साथ हैं या प्राइवेटली आप इसको कर रहे हैं? मैं इस सवाल का जवाब तो बाद में दूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि जो लोग आपको शायद इतना करीब से नहीं जानते, मैं आपको शायद करीब से जानता हूँ। जितने लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं और जिन लोगों के घरों के किचन आपकी वजह से चल रहे हैं, नहीं ये आप जो हाथ से इशारा कर रहे हैं ना, मुझे सब पता है ये, और लोगों तक की बात जानी चाहिए। ज़्यादा बताओ। वो इसलिए कि लोगों की मोटिवेट होते हैं कि भाई हमारा इतना बड़ा स्टार जब ये सब कुछ कर सकता है तो आपको देखकर तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि आपकी फुटस्टेप पर हम लोग भी चले। तो जितना भी हम कर सकें। मुझे ये मालूम है कि कोई लड़का इनके पास आ जाए कि जी मैं फ़ला जगह काम करता था और मेरी वहाँ से नौकरी ख़त्म हो गई है, तो उमर भाई यकीन माने कि हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि उसी जगह वापस उसकी जॉब हो जाए, और अगर वहाँ ना हो तो कहीं और उसको एडजस्ट ज़रूर करा देते हैं। ये इनकी खासियत है। और जो अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी है, जो मकाम दिया है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है, और ऐसी कई वजूहत हैं। और मैं क्या कहूँ, नहीं ये तो आपने हिसाब बराबर कर दिया। नहीं हिसाब बराबर नहीं किया, आपसे हिसाब बराबर हो ही नहीं सकता। नहीं बहरहाल मैं जो कैसर भाई आपकी अदाकारी तो मतलब यानी कि कोई शुबे से वो है कि आप कितनी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं सब। ये जो आप इसके साइड में जो ये काम कर रहे हैं, ये काम एक हसास आदमी का काम है। अल्लाह तबारक तआला ने आपको एक ऐसा कोई नाजुक दिल अता फरमाया जिसमें दर्द है, जिसमें लोगों की आप अंदर की सिसकी सुनना बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से तो अब मैं भी आपको रो के दिखा दूँ, आप भी मुझे रो के दिखा देंगे, लेकिन बंदा पहचानना भी एक बड़ी बात है। तो ये क्या विरासत है, क्या है ये आपके पास? आपने वो लतीफ़ा सुना है कि एक बच्चा पानी में डूब रहा था और कोई साहब कूद पड़े और उस बच्चे को बचा के जब किनारे पर ले आए तो सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, वाह 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 आपने इतनी जवामर्दी का मुजाहरा किया, इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया। तो कहने लगे सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? मतलब आपको किसने धक्का दिया? यहाँ पर भी धक्का दिया। होता ये है कि उमर भाई, जैसे अभी ईद का ज़माना आने वाला है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त जो हमारे इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके फ़ोन आने शुरू हुए कि यार ये मसला है, ये मसला है, ऐसे नहीं है। अब ये बात ऐसी होती है कि हम किसी और से नहीं, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं यकीनन आपको कहूँगा उमर भाई मेरा ये मसला है, प्लीज़ कुछ हेल्प कर दें आप मुझे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? अच्छा कैसर, मैं कोशिश करता हूँ। फिर जो आपकी
रेंज में जो होगा, भी जो होगी दोस्त वो- होंगे, आप उनको फ़ोन करेंगे कि यार मुझे पैसे चाहिए, आप शायद मेरा नाम नहीं बताएंगे कि किसे देना है, आप वो कलेक्शन करेंगे, मुझे मैं आओ ले आओ के। ठीक, इसी तरह कुछ लोगों को हम जानते हैं, कुछ लोग हमें फ़ोन करते हैं। तो ये 2-3 साल से कुछ लोग जब फ़ोन करने लगे तो मुझे हुआ कि यार ये क्या मसला हो गया। फिर मैं सबको टेक्स्ट करता था, SMS करता था कि मुझे पैसे चाहिए, और नाम उस आदमी का नहीं बताऊंगा, और अगर आपको वाकई सीरियस है उसको हेल्प आउट करने के लिए तो मुझे कॉल कीजिए, फिर मैं आपको नाम बताता हूँ। तो बाज़ लोग कॉल करते थे, बाज़ लोग जो है खामोशी से वो एनवेलप भिजवा देते थे। फिर मैं क्या करता था कि उन लोगों को बुलाता, भाई आओ 27 रमज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ान को उन सबको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट पहुंच जाता था, और मेरे लिए उससे बढ़ के कोई खुशी हो ही नहीं सकती। वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत सर्विसेज हैं जो आप बात कर रहे हो। ये एक दर्दमंद दिल ही कर सकता है ये किसी आदमी का, और इतनी सीक्रेट रख के उसको, वरना तो लोग उसको बड़े बुलंद आवाज में कहते हैं यार ये मेरी तरफ से जरा देख बांट देना भाई, कि अंदर मज़ार तक बाबा भी सुन ले तो ये बंदा बाहर जो है ना देख बांट रहा है। ये इतनी तेज बोलते हैं कि वो बुजुर्ग भी बाहर आ जाते हैं चावल लेने के लिए, जिनके मज़ार पे वो गए होते हैं कि यार ये किस किस्म की देख लिया है कि अंदर तक आवाज़ पहुंचा दी। कैसर भाई, जब आपकी शोहरत मिल गई और अल्लाह ने आपको इज्जत से भी नवाज दिया, शोहरत भी आ गई, दौलत भी आ गई, हर चीज़ आ गई, शादी जब आपने की तो वो भी शोबिस में किया आपने शादी। जी। ये आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या ये भी धक्का है? नहीं, ये मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा है? हाँ, मुझे गुस्सा आ गया था भाई। क्या, कैसे गुस्सा, क्या किस बात पे आ गया था? गुस्सा इस बात पे आया था कि जब मैं, ज़ाहिर है जब 92-93 में मैं इतना मशहूर नहीं था, फजीला चूँकि मॉडल करती थी और बर्गर फैमिली और पता नहीं कौन कौन से, वो ज़्यादा मुझसे मशहूर थी। तो एक जर्नलिस्ट उनके पास गया कि जी, उन दिनों फ़ोटो सेशंस का बड़ा वो होता था कि जी फला मैगज़ीन के लिए नदीम खान साहब के पास चले जाएं या उनके पास फ़ोटो शूट से आए कराएं। तो फजीला ने मना कर दिया, ये नहीं करना। आपको मना किया? अरे उमर भाई, अब आप यार सोचें, नहीं, अब तो आज चल के बात करते हैं। आप सोचें ज़रा, तो दिमाग घूमेगा नहीं घूमेगा? नहीं घूमना चाहिए, बहुत अच्छा तो हुआ। बस वो आपको तो बिल्कुल ही घूम गया। फिर मैंने टारगेट बना लिया, मैंने कहा नहीं, इस टारगेट को अचीव करना है, वो कर लिया। टारगेट किलिंग। इस वक्त जो आपने विजिट किए हैं, कौन सा इलाका इस सिंध में सबसे ज्यादा डैमेज है आप देख? हमारे पास जैकबाबाद, जाफराबाद, ठुल, यहाँ पर हुआ ये है कि जो दरिया जब बहता है तो उसके दोनों तरफ में बाउंड्रीज़ होती हैं, लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक। जो माजी में होता रहा है तो लेफ़्ट बैंक को जो है तोड़ा जाता है, तो वहाँ से पानी जो है हमारा जो रेगिस्तानी इलाका है उस तरफ को चला जाता है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और मीरपुर तक जाके वो सबसाइड हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ लेफ़्ट, राइट वाला तोड़ा गया, और यहाँ पर तकरीबन आबादी थी सारी उस तरफ चला गया पानी। उस तरफ चला गया। तो ये किया, ये सैलाब आफती था या सियासी सैलाब था? ये हर टेलीविजन पे भी देख रहा हूँ कि जी हमारी ज़मीन को ख़ास तौर से निशाना बनाया गया अपने घर को बचाने के लिए। अगर ये सियासी सैलाब है तो फिर तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है मेरा ख्याल है। उमर भाई, इस वक्त कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री में इतना तो पानी अगर कभी लगाया, आया अगर नहीं। मैंने हाँ, इसीलिए लगाया। ये इंटेंशनली किया जाता तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा को देखिए, पंजाब के इलाकों को देखिए, फिर वहाँ तबाही नहीं आनी चाहिए थी। अब वो सारा पानी जब गैदर होके, और सिर्फ यही नहीं, फिर हिंदुस्तान से भी पानी छोड़ा गया, रावी में तो अभी तक छोड़ा जा रहा है, तो सारा जब गैदर होके एक जगह पर आ गया तो वो बहुत बड़ा, मतलब दिस इज़ अ सुपर फ्लड। किस एरिया में आप खुद गए, आपने देखा? हैदराबाद, कोटरी बैराज में 1996 में मैंने जो पानी गुजरते हुए देखा था वो 7.5 लाख क्यूसेक था, और जो आज गुजरा है वो 9,20,000 क्यूसेक। क्या अच्छा, प्रेशर होगा उसका? गुंजाइश वहाँ पर 8.5 लाख की है, लेकिन चूँकि 10 साल से यहाँ पर पानी आया नहीं था तो जो स्लिट है नीचे, रेत जो बैठ गई, उस वजह से ऑलरेडी उसका लेवल ऊंचा हो गया। तो समझा ये जा रहा था कि पानी के प्रेशर की वजह से हो सकता है कि बैराज भी गिर जाए, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वो नहीं हुआ, गुजर गया पानी गुजर रहा है। अब एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि चूँकि 13-14 तारीख है चांद की, तो जब चांद जो होता है तो दरिया चढ़ता है, समंदर जो है वो चढ़ जाता है, और टाइमिंग ऐसी बन रही है कि टाइड्स होती हैं जो समंदर का चढ़ना, 8 घंटे तक समंदर और दरिया मिलते हैं एक साथ। हमारे पास जो टाइड्स हैं, जो चढ़ रहा है समंदर, वो 8 घंटे तक आगे बढ़ता है और बाकी 8 घंटे वो पीछे जाता है, तो ये 16 घंटे का इसका एक साइकिल होता है। तो
तो टाइमिंग ऐसी बन रही है कि एक तो नेचुरली वो ऊपर हुआ हुआ है, फिर जिस वक्त पानी जा रहा है तो टाइड्स ऊपर आ रही हैं, तो जो इनटेक है समंदर में दरिया की वो तकरीबन 60% रिड्यूस हुआ हुआ है। इस वजह से पानी गिर नहीं रहा। हो ये रहा है कि जो पानी समंदर में गिरना चाहिए वो गिर नहीं रहा, वो साइडों की ऐसे फैल रहा है। तो ज़्यादा, लेकिन उस तरफ आबादी, इंसानी आबादी कम है, क्योंकि वो भी खाली भी करा लिया गया जी ना? खाली भी करा लिया गया, तो इतनी तबाही वहाँ नहीं आ सकी, क्योंकि वो इलाका वैसे ही समंदर ने एक्वायर कर लिया था, तो वहाँ फसलें नहीं हो रही, लोगों की आबादी वहाँ कम थी, इसलिए बचत हो गई। बचत हो गई है। अभी ये बचत कितनी हुई है, कहाँ तक हुई और कितनी हम कर सकेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना है क्या चैनल को बचत हो रही है। चैनल को बचत कब होगी? जब हम इस प्रोग्राम में से कुछ वक्त बचा लेंगे तो वो कुछ कमा लेंगे। तो ये लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक और आते हैं फौरन वापस और गुफ्तगू करते हैं कि क्या हम आने वाले वक्त में आने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं, और जो इस वक्त आफत आई हुई है इसको हम कितनी हद तक संभाल चुके हैं, और संभालने के क्या तरीके, हम सबको क्या करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जहाँ छोड़ के गए वो ये बात थी कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त तो उस नागानी आफत की जिसमें इस वक्त पाकिस्तानी कौम मुब्तला है, और अल्लाह ताला इस आफत को हमारे सरों से हटा दे, क्योंकि तकरीबन अभी आप लोगों को भी आपके इल्म में 2 करोड़ इंसान जो है ना वो इससे मुतासिर हुए हैं, और तकरीबन कोई 35 लाख बच्चे हैं इसमें। 2 करोड़ में 35 से 40 लाख के दरमियान में बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम में हैं, वो बीमार भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में वो आ गए हैं, और ये वो 35-40 लाख बच्चा है जो कल का पाकिस्तान है। इनमें ही लीडरशिप होगी, इन्हीं बच्चों में कुछ ऐसे होंगे जो बिल्डिंग्स बनाएंगे इन शहरों में, इन्हीं बच्चों में वो बच्चे होंगे कि जो शहर के शहर बसाएंगे, वो कि आज उनके अपने घर उजड़ चुके हैं, लेकिन इन्हीं बच्चों में कल का मुस्तकबिल है जो हमें कल बचाना है। अपना पाकिस्तान का कल उन लोगों में है जो इस वक्त बेयारो मददगार बैठे हैं। आप लोग उन तक वो चीज़ें पहुंचाएं ज़िंदगी की। सबसे ज़्यादा केयरिंग हमें जो होना है, केयर करना है, वो बच्चों की करनी है, उनकी मेडिसिन्स, और जो बच्चे शीर ख्वार हैं जो दूध पीते हैं उन बच्चों के लिए कुछ ड्राई मिल्क जो होता है इनके डब्बे आज ज़्यादा लेके जाएं, बिस्किट लेके जाएं जिनमें फुल एनर्जी है, वो चीज़ें लेकर के जाएं, और ख़वातीन के पास अपनी ख़वातीन को भेजें और वो उनके प्रॉब्लम्स पता करें और वो सॉल्व करें, क्योंकि औरतें बहुत सारी बातें नहीं बता पाती हैं, बहुत सारी बातें नहीं डिस्कस करना चाहती। आप प्लीज़ अपने घर वालों को उनको भेजें वहाँ, ताकि वो उनमें भी वो फीलिंग्स आएगी देखने के बाद। ये जो हम एक बैठे बैठा एक उसमें आए हैं मुसीबत में, भाभी क्या इन मौसमी असरात ये जो पूरा चेंज हो रहा है, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रही, क्या इससे जल्जले भी इसी से बनेंगे या बनते हैं? हाँ, देखिए ज़मीन जब बहुत गर्म हो जाती है तो फिर फटती है। बात यह है कि असल में साइंटिस्ट तो काफ़ी अरसे से, और हम लोग जो इन्वायरमेंटलिस्ट काफ़ी अरसे से बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये टिकिंग बॉम्ब है एक तरह से, कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो इतनी ज़्यादा, जैसे लाइटिंग है इससे गर्मी हो रही है, हर चीज़ से गर्मी हो रही है, इतना हमारा पेट्रोल जल रहा है, उससे फॉसिल फ्यूल, गाड़ियाँ बहुत हो गई, गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं, तो उससे जो हालांकि इतनी लोग जला रहे हैं फिर भी कम नहीं हो रही है। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो फिर वो सैलाब की सूरत में हमें आएंगे। वो ज़ाहिर पानी की शक्ल में आएंगे तो नीचे ही आएंगे सीधे, और नीचे आपने दरख्त काट दिए जो रुकावट थे। नहीं, हाँ, उसके बाद ये पानी जब बह जाएगा और वो ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे तो खुश्क साली आएगी, तो वही है ना कि फूड क्राइसिस होंगे, मतलब खाने पीने की चीज़ें हमें मिलेंगी नहीं। अभी आप देखिएगा ये जब सैलाब गुजर जाएगा उसके बाद जो तबाहकारियाँ आएंगी, इसमें अभी भी आप खबरें सुने तो पता चलता है कि बेचारे बच्चे मरे हुए हैं, उनको दफनाने का नहीं है, जानवर मर गए हैं, उनकी लाशें सड़ रही हैं, तो उससे फिर आपको डिजीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। तो हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत देखनी चाहिए उन इलाकों में जा कर के। रिक्वायरमेंट जो है वो आइटम्स भेजें, बजाय इसके कि आप कपड़े ही भेजे जा रहे हैं। वो कपड़ों में आप देखिए बच्चे हो रहे हैं तो उनके बेचारे के पास कपड़े नहीं है, डेथ्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, 35 लाख बच्चों के मरने का खतरा। 35 लाख, मैंने कहा एक पूरी एक नस्ल है जो कि खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम में आ सकती है। तो इस पे प्लीज तारीख की सबसे बड़ी ये मुसीबत हम लोगों पे आई है।
तारीख में सबसे बड़ा सैलाब जो है यहाँ पे आया है। और ये हमें सबको अपने अमाल भी देखने चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह अपने लालच कम करके या किस मैंने तरह तो अपने ये लाइफस्टाइल को कम करके वो जो है इन चीज़ों से। कैसर भाई, मैंने तो ये रिक्वेस्ट की है अपने शो में, और फिर आज भी कर रहा हूँ, दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ पूरी कौम एक वक्त का तयन करे, एक वक्त को चूज़ कर ले कि जी इतने बजे रात को इशा के बाद, तरावियों के बाद हमें एक नफली इबादत करनी है, इस्तग़फ़ार की हमने करनी है, विर्द अल्लाह से तौबा करनी है, एक वक्त पे करनी है। पूरी कौम ने 17-18 करोड़ आदमी 15 मिनट निकालें, 20 मिनट निकालें, मगर टाइमिंग एक होनी चाहिए ताकि ये सब गिड़गिड़ा के तौबा करें अल्लाह से और ये आवाज़ हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ये कसर भाई मेरी एक तजवीज़ है ये। सर आपकी तजवीज़ बिल्कुल बजा। आप देखिए नमाजियों से, आबिदों से हमारी मसाजिद भरी पड़ी हैं, वहाँ गिड़गिड़ा के दुआएं भी मांग रहे होते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना फिर वापस उसी रंग में रंग जाते हैं। तौबा का मतलब ये नहीं कि आपने तौबा कानों का हाथ लगा लिया, नो, इट्स यू टर्न। कि अगर आपको मलीर जाना है और आप जा रहे हैं किसी और ऑक्सबे की तरफ, तो आपने देखा कि हो तो मैं गलत जा रहा हूँ, तो आपने यू टर्न लेके वापस ट्रैक अपना पकड़ लेना है। तो तौबा का मतलब सिर्फ यू टर्न की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, यू टर्न की ज़रूरत है। ये नहीं कि मस्जिद में आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी और आप बाहर निकल के फिर वही हरकत करने लग जाए, तो क्या कह सकते हैं। नहीं, वो से हमारे वाकई में अमालों में भी बड़ी नुमाया तब्दीलियाँ हुई हैं, बेईमानियाँ बहुत हो गई, झूठ, मुनाफिकत, ये तमाम अक़वाम में है, सिर्फ हमारे पास नहीं है। आप तो पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं उमर भाई, आपको हर जगह मिलता है, लेकिन ये एक हम पर आजमाइश है। कुरान में अल्लाह कहता है कि लोगों पे आजमाइश उनकी सकत से ज़्यादा नहीं डालता। तो ये हम लोगों के ऊपर जो आजमाइश है ये गुजर जाएगी इंशाअल्लाह। मतलब मैं नाउमीद नहीं हूँ। अभी हम थोड़ी देर पहले खाने के हवाले से भी सोच रहे थे कि खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप 4-5 महीने पीछे देखें तो सवात से तकरीबन 25 लाख लोग कराची शहर में आबाद हुए थे आके, यही था। और 3 महीने के टाइम में वापस उनको अपने आबाई गांव भिजवा दिया गया। इसी शहर ने, इसी धरती ने, इसी सूबे ने उनको भी टेक केयर किया। सिंध और पंजाब, ये 2 पाकिस्तान के सूबे ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। पूरे मुल्क की खुराक की ज़रूरियात ये 2 सूबे पूरी करते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ें नहीं उगती, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स में। तो हमारा जो सिंध का बेल्ट जो इफ़ेक्ट हुआ है वो हुआ है जो कि ज़्यादातर खाने पीने वाला नहीं है। जो खाना पीना उगाने वाला ट्रैक है वो लेफ़्ट साइड वाला है, वो सेफ़ है, ठीक है, यानी खाना पीना हमारा चलता रहेगा इंशाल्लाह। बाकी हाँ, जो लाइफ स्टॉक हमारा तबाह हुआ है वो हमें बकरा ईद पे फेस करना पड़ेगा, कुर्बानी में। जी बिल्कुल। तो ये क्या भाभी आप समझती हैं कि ये हमको इस वक्त बाहिसियत कौम के हम लोग बैठे हुए हैं, हमें क्या ऐसा करना चाहिए हम सबको मिलकर के कि ये मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए, क्योंकि ये जितना डिले होता जाएगा उतना डेंजरस जोन में जाएंगे हम। इस वक्त सारे झगड़े एक तरफ करके सबको मिल के सोचना चाहिए कि एक पाकिस्तान है और हमें पाकिस्तान को किस तरह बचाना है, और सब ने मिलकर ही सोचना है। हर आदमी अपने हिस्से का अगर काम करेगा तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जज्बा है पाकिस्तानियों में। आप अगर आवाज़ दें तो सब खड़े हो जाते हैं। आपने जब कोई कहा था, जब देखा था, तो बात यही है कि सारी दूसरी चीज़ें सियासी लीडरों को भी चाहिए और दूसरे लोगों को चाहिए ख़त्म करके सिर्फ ये सोचें कि ये हमारा मुल्क है और जो तबाही उन लोगों पे आई है कल हम पे भी आ सकती है। बिल्कुल सही। अगर हम तमाशा देखते रहेंगे तो फिर वो हमारा तमाशा। अल्लाह ना करे, हम लोगों को तो इस वक्त बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हर लम्हा हमें ये सोचना चाहिए, एक लम्हा उनके लिए, क्योंकि उनके दिल से पूछे ना जो फंसे हुए इस प्रॉब्लम में। बिल्कुल। हम लोग तो अभी भी एयर कंडीशन ड्राइंग रूम में गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमें तो कहीं पे कोई पानी नज़र नहीं आ रहा। हम सब मेलन वाटर पी रहे हैं और जूसेस पी रहे हैं और बड़े शानदार और लेविश तरीके से हम अफ्तारियाँ कर रहे हैं और सहरियाँ कर रहे हैं, लेकिन हमें, मेरा ख्याल है शायद हमारे अंदर बेहिसी बहुत आ गई है। हम लोगों ने असल में हक़ूक़ुल इबाद को छोड़ दिया है। और मेरे ख्याल अल्लाह ताला ने ये कहा है कि फ़रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं सजदे करने के लिए, हक़ूक़ुल इबाद पहले हैं। अल्लाह में अपने हकूक़ फिर माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर हमने हक़ूक़ुल इबाद पूरे नहीं किए तो उसकी माफ़ी हमें नहीं मिलेगी। तो ये हक़ूक़ुल इबाद है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की या सबकी जो इसमें मुब्तला हो उनकी मदद करें। तो कोई किस तरह से कर सकता है? कोई कैंप्स वगैरह आपने लगाए? जी उमर भाई, हमारे कैंप्स जो हैं, एक तो बिल्कुल क्लिफ्टन पे मेन एंट्रेंस पे, मैं एक चैनल के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट 2-3 चैनल्स के साथ, क्योंकि मैं उनसे पैसे तो ज़ाहिर मांग नहीं रहा, तो जितना वॉलंटियरली हम काम कर सकते हैं तो हम तो यही कर सकते हैं। अच्छा, जो भाभी ने बात करी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ूँ। प्लीज़। हमें
सारी बातें अल्लाह पे नहीं छोड़नी चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। कुछ हमें अपने ज़मीर को भी झंझोड़ना चाहिए। मैं जो लाइव ट्रांसमिशन कर रहा हूँ उसमें एक इंतहाई इफ़ेक्टेड एरिया के DCO साहब से मैं फ़ोन पे बात कर रहा था मगरिब से 15 या 20 मिनट पहले। मैं उनका नाम अखलाकी तौर पे नहीं ले रहा हूँ, वरना मुझे लेना चाहिए। ना, ले और दें, वो ले साहब जो है आप ले देना। नशे में चूर थे, नाम ले वो दें आप। बात नहीं कर सक रहे थे उमर भाई, और वो उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोगों के ख्याल रखने की डाली हुई है। अब और इस ये किस्म के रोजे से लोग- पहले की बात जी, है। रोजे से पहले या भी 2 दिन पहले की बात है। एंड ही वाज स्टोन। तो बिल्कुल, अब इस किस्म के लोग जब तक हम आइडेंटिफाई करके और उन काली भेड़ों को जब तक बाहर निकाल के और सज़ा नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वही नहीं, कुछ हमारे लीडरान, सारे नहीं, कुछ हमारे लीडरान, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों नहीं हो, हम सब उनको अच्छी तरह जानते हैं। वो अपनी जागीरों से बैठकर, अपनी जगहों से बैठकर अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं जिनके सर पैर का उन्हें नहीं पता होता, और उनके फ़ोन रखते ही उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग बता रहे होते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है, ये यहाँ ज़्यादती हो रही है, मतलब वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देते हैं। खुदा के वास्ते लोगों को पहचानिए। आप लोग जिन लोगों को वोट देते हैं, जिनको मुंतखब करके ले आते हैं, वो ऐसे लोग हों जो दिन रात आपकी खिदमत करें और आपके बुलावे पर लब्बैक कहें। ये ना हो कि वो जिस तरह वो साहब थे, मैं क्या बोलूँ। नहीं, मैंने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी देखे प्रोग्राम। कुछ ऐसे हलकों के अंदर वहाँ के MP MNA जो हैं वहाँ गए ही नहीं हैं, बल्कि एक जगह पर लोग बता रहे थे कि हम अब अपने घर के बाहर खड़े हुए थे कि अब क्या होगा, तो हमने देखा कि हमारा MNA जो है वो अब ट्रक मंगवा के दो, उसमें अपना सामान रख के तो निकल गया 20 बच्चों को लेकर। तो आपका क्या किया? बोला हमारी तरफ तो उसने मुड़ के भी नहीं देखा। तो ये अब आप लोगों के लिए, अवाम के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि प्लीज़ वोट कास्ट करने से पहले सोचे ज़रूर। मेरा एक ड्रामा था, आपने देखा होगा, लोटे लिफाफे। मैंने उसमें एंड वाइंड अप ये था कि मैं उसमें खुद एक प्राइम मिनिस्टर का रोल कर रहा था, और मैंने उसमें कहा था कि मैं ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अवाम के मेयार पे पूरा नहीं उतरा। लेकिन मैं जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अब जो लाना वो अपने बीच में से निकाल के लाना, जो तुम्हारा आदमी हो, जो तुम्हारे प्रॉब्लम समझता हो, ठीक है, तो वो उसे लेकर के आना। और तुम लोगों को क्या हो गया है, जूता खरीदने जाते हो तो उसकी बनावट पे, डिज़ाइन पे, उसके ब्रांड पर, उसकी कीमत पर आधा घंटे बहस करते हो, और जब मुल्क का नसीब चुनते हो तो उस आदमी के माजी के बारे में 5 मिनट नहीं सोचते। अगर वो 5 मिनट हम उसके कैरेक्टर के बारे में सोच लें तो शायद हम पूरे 5 साल तक जो है ना जिंदगी में कभी इतने बर्बाद ना हो और इतना वो ना करें। ये बात हर एक के लिए है, ये नहीं कि मैं कोई ख़ास वक्त के लिए या किसी ख़ास टाइम के लिए नहीं कर रहा हूँ। हमें हमेशा हर इलेक्शन में उम्मीदवार का माजी ज़रूर देखना चाहिए कि ये कौन आदमी है, ये क्या करता रहा है, इस शहर में रहता है, क्या करता है, ये नहीं देखते हम लोग। और आज हम सब परेशानी में मुब्तला है। एक बहुत खूबसूरत बात आपसे भाभी शेयर करना चाहता हूँ, आपसे भी। मुझे उम्मीद है आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। आप पहले दिल से बोले नहीं माने। भाई आपको किसी बात का कोई बुरा मान ही नहीं सकता। तो फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं ब्रेक से वापस और फिर करता हूँ आपसे आकर के बात 2 मिनट के अंदर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। जैसे कि आपको मालूम है हमारा आजकल हम जितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हमारा मुसलसल यही सिलसिला है कि हम किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पार्ट प्ले करें सैलाब ज़दगान के लिए, मुतासरीन के लिए। और जो हम कर सकते हैं यहाँ से बैठ कर के हम सड़कों पे भी मांग रहे हैं, हम हर जगह जा रहे हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं और अपने लोगों में भी जिक्र कर रहे हैं, उनसे जो मिल रहा है वो भी जा कर के दे रहे हैं, अपना भी दे रहे हैं, सबसे लेकर के भी दे रहे हैं। मगर जितना भी करें, मेरा मतलब ये है कि क्विक करना पड़ेगा हमको इसको। तो कैसर भाई, आप इस वक्त किस जिक्र कर रहे थे आप उस वक्त कि कुछ कैंप्स वगैरह आप लोग कर रहे हैं? जो कि मैं आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हूँ और वहाँ की जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसका मेंबर हूँ। हमने क्या किया कि अहमद शाह साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं, हम लोगों ने सोचा कि अब इतनी बड़ी आफत आई है तो उसको ज़ाहिर है फेस तो करना है। तो आर्ट काउंसिल के माशाल्लाह इस वक्त 5000 प्लस मेंबर्स हैं। तो हमने सबको कांटेक्ट किया, तो उन सब ने जो डोनेशंस भिजवाना शुरू करी, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी हो गई कि हमने आर्ट काउंसिल ने, मैं इंडिविजुअल नहीं, आर्ट काउंसिल ने तकरीबन कोई 4000 लोगों को जो है अडॉप्ट किया हुआ है। वेरी गुड। और कराची का ही इलाका है भैंस कॉलोनी, वहाँ पर 4 कैंप्स हमने जो है वो गोद लिए हुए हैं या उसकी पूरी जिम्मेदारी हमने ली। सही रहेगा, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें कामयाब करे। और आप इसमें इस सैलाब के मुतासरीन के लिए आप
आपके फील्ड में क्या कर रही हैं आप? देखिए हम लोग पहले तो जो हमने जिम्मेदारी उठाई, हमारे 3000 पेशेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, जो अर्थक्वेक के, उनकी हमारी जिम्मेदारी, हम उनको देख रहे हैं। उसके अलावा भी जैसे मैंने बताया मेरे पे डॉक्टर है, तो हम लोग सर्वे करेंगे कहाँ दवाइयों की और कहाँ पानी की, और वही जैसे कि पानी को किस तरह से, क्या नीड्स हैं इस वक्त, किस एरिया जी में? जी। तो जो ख़वातीन हैं उनके लिए कपड़े सिलवा रहे हैं, बच्चों के लिए जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए पैकेट्स वगैरह बना के वो हम कैंपों में उसके लिए सारी तैयारी। बहुत खूबसूरत आपने ये इस प्रोग्राम में, हमारा बुनियादी मकसद जहां कुछ दो चार बातें ऐसी हो जाएं जिससे आप फ्रेश हो जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा 75% गुफ्तगू उनको फ्रेश करने के लिए है जो इस वक्त प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और वो हैं जो इस वक्त इस शहर में, कराची शहर में, वो हैं पाकिस्तानी, हमारे भाई हैं, मगर कराची शहर में हमारे मेहमान हैं। हमें उनसे मेहमानों वाला सलूक करना है। अगर हमारा जहन मेहमानों वाला बन जाएगा तो हमारा इखलाक खुद ब खुद वही हो जाएगा जो कि रिक्वायरमेंट है इस वक्त के। तो प्लीज़ आगे बढ़ें, आगे चल के देखें, कैंप्स में जाएं, उसमें विज़िट करें, ज़रूरियात पूछें और वही चीज़ दें जो चाहिए। और ख़ास तौर से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा मैं कि आप बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए मच्छरदानियाँ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा दे करके आएँ, ताकि वो लोग इस जो अमराज वहाँ फैल रहे हैं और गंदगी की वजह से फैल रहे हैं उससे वो महफूज रह सकें। अपनी ज़रूरत को ज़रा सा कट डाउन करें, थोड़ा सा स्लो कर लें। कोई बात नहीं, इस दफ़ा ईद अगर हम एक कुर्ते शलवार में गुजार लेंगे तो हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। ये एक बड़ी शानदार कौम है, ये एक बड़ा अजीम मुल्क है, इसकी जड़ों में हमारे बुज़ुर्गों का खून है, आपके बुज़ुर्गों का खून है, हम सब के बुज़ुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो प्लीज़ उन बुज़ुर्गों के नाम पर इसको बचाइए, इसमें कूद जाइए अल्लाह का नाम लेकर के, और हाथ और बाजू और सहारा बनिए उनका जिनको आज आपके सहारे की ज़रूरत है। मैं शाहिदा भाभी आपका, और कैसर खान निज़ामानी साहब भाई आपका, और आप सब लोगों का जिन्होंने देखा प्रोग्राम, ये सुना, बहुत मशकूर और ममनून हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला पाकिस्तान को इस आफत से बचा ले और मज़ीद तबाहियों हमारे मुल्क पे ना आए, और अल्लाह ताला हम सब में इत्तफाक